नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त देव। चैट विद देव में आपका एक बार फिर से स्वागत है। बहुजन टीवी ने आज एक ऐसी शख्स, ऐसी पर्सनालिटी हमारे सामने रखी है जिनका समाज के लिए बहुत सारा योगदान है, जिन्होंने लगभग अपने पूरे जीवन में एक संघर्ष किया है और उनकी संघर्ष की कहानी है। हम इस इंटरव्यू में, इस बातचीत में, इस इंटरेक्शन में कोशिश करेंगे कि उनकी सारे जीवन का संघर्ष और उनका कंट्रीब्यूशन आगे हमारे देश के लिए क्या होने वाला है, हमारे क्षेत्र के लिए क्या होने वाला है, मैं सब कुछ मिस्टर बिया जस्ता, बुधिराम जस्ता जी से आज जानने वाला हूं। सर, चैट विद देव में आपका स्वागत है। नमस्कार जी। नमस्कार जी। सर, मेरा आपसे एक सीधा सवाल है सर जी, और आपने मेरे को सीधा जवाब भी देना। जी जी। आपका बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ एक ये रहा है, मतलब बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के आप चीफ रहे हैं जी। और आपने पूरी सोसाइटी में देखा होगा कि किस तरह से हमारी सोसाइटी में लोग काम करते हैं, किस सोसाइटी हमारी ग्रो हो रही है, क्या हमारे अंदर, हमारी पूरी सोसाइटी में कोई चेंज आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्या आप थोड़ा सा बताओ सर, फिर मैं आपको आगे जाता हूँ। देखिए, जो पिछले 60 सालों का हमारा अनुभव है सोसाइटी में, जो कुछ विकास हुआ है, वो मैं ये कह सकता हूँ कि जो कांग्रेस की देन है आज तक की, वो कांग्रेस द्वारा जो प्रगति हुई है, उससे बहुत बड़ा देन परिवर्तन आया समाज में। मैं यहाँ तक बता सकता हूँ कि मैं जिस गांव का रहने वाला हूँ, मेरे माँ बाप किसान थे और बहुत गरीब थे। उन्होंने मुझे प्राइमरी स्कूल में दाखिल कराया और मैं नंगे पांव स्कूल जाता था। पेट में भोजन नहीं था भरपूर, पहनने को उस टाइम कपड़ा नहीं था और पैसे फीस देने को नहीं होते थे। 2 पैसे मेरी फीस थी स्कूल में, वो मेरे माँ बाप चुका नहीं सकते थे भली भांति। तो आज का पिछला जो सारा कुछ, ये आज का विकास का जो परिवर्तन है आज के परिप्रेक्ष्य में, वो बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को आया है। इसलिए आया है कि आज मैं अपने आप को देख रहा हूं, शिक्षा ग्रहण करने के बाद जब भी मैं स्कूल जाता था, स्कूल से हाई स्कूल गया, फिर कॉलेज गया, फिर नौकरी मुझे मिली, जो मुझे बाबा साहब का बहुत बड़ा दरबार, संविधानिक दरबार मिला, मेरी एलिजिबिलिटी और मेरी एजुकेशन के आधार पर मुझे एंट्री मिली। मैं बहुत बड़ा उस दरबार का बहुत बड़ा स्वागत करता हूं, जो मेरे को जैसे व्यक्ति को समाज में अंदर सरकार में मौका मिला नौकरी करने का। और नौकरी मैंने फिर अपनी शिक्षा नहीं छोड़ी, दिन में नौकरी करनी, रात को इंजीनियरिंग कॉलेज ज्वाइन किया मैंने, फिर वहां से ग्रेजुएशन की, फिर उसके बाद यूनिवर्सिटी गया, फिर यूनिवर्सिटी से शिक्षा ग्रहण की, फिर बड़े बड़े मंत्रियों के साथ मेरी पोस्टिंग हुई, फिर मैडम स्टोक्स हमारी ठेव की बहुत बड़ी गरीबों की मसीहा रही है, जिन्होंने मुझे अपना ओएसडी तक भी लगा दिया लास्ट में। फिर उसके बाद चीफ सेक्रेटरी का मैं पर्सनल सेक्रेटरी रहा हिमाचल प्रदेश स्टेट का, और मैंने काफी लोगों की जो सेवा की है वो गणनीय है। सर, एक छोटी सी इंट्रोडक्शन दो, आप किस क्षेत्र से आते हैं आप सर? मैं दूसरी चीज से मैं आगे इसको कंटिन्यू करता हूँ कि आप किस क्षेत्र से आते हो और आप जो है, आपका जो एक, मैं इसमें पूरा आपने इसमें बता दिया कि मेरा ये कंट्रीब्यूशन था। मुझे एक चीज और एक लगी है कि जैसे आप कह रहे कि कांग्रेस पार्टी जो है, ये पूरे देश के लिए कांग्रेस पार्टी ने पूरे देश को बनाया है, पूरे देश को बिल्डअप किया है। इसके बारे में भी मैं आपसे डिस्कस में बात करूंगा जी। पर ये मुझे बताओ, आप किस क्षेत्र से आते हैं और आपका वो किस तरह का क्षेत्र है, और पूरे मुझे बताओ कैसे लिंक्ड होता है हमारे इस तरह। देखिए, मैं क्षेत्र हमारा तहसील ठेउर है, गांव ढाली है, और ये काफी सेब उत्पादक क्षेत्र है। अच्छा, जहां से मैं आता हूँ। अच्छा। अब जो नई टेक्नोलॉजी सेब की आई है, सेब उत्पादन का हम काम करते हैं। हम लोग आगे मार्केट तक जाते हैं सेबों का उत्पादन करके, और हमारी सबसे बड़ी जो है वो आय का भी साधन हमारा सेब ही है। तो ये सर, आपकी जो बेसिक एजुकेशन हुई, ये गांव से हुई है कि पहले स्कूलिंग शहरों से हुई है? आपने पहले बताया कि हम नंगे पांव स्कूल जाते थे जी, इसे मैं रिलेट करना चाह रहा हूँ आपसे कि ये, क्योंकि जो आपका मैंने पूरा ये बैकग्राउंड देखा है और जो प्रेजेंट की सिचुएशन है वो काफी अच्छी लग रही है मुझे। तो ये किस तरह से हुई सर आपकी प्राइमरी एजुकेशन? प्राइमरी एजुकेशन जब मैं स्कूल में था तो जनाब, हम उस टाइम स्कूल के अंदर क्या चीजें थी, एक डिसिप्लिन था, पढ़ाई थी, अध्यापक शिक्षक जो थे हमारे बड़े स्ट्रिक्ट होते थे, डिसिप्लिन सिखाते थे।
पढ़ाई का वो किसी बच्चे को वो छोड़ते नहीं थे जब तक वो अपना कैपेबिलिटी नहीं आती उसकी शिक्षा की। और उसके बाद बच्चों के जब तक जैसे मात्राएं हैं, अंग्रेजी है, हिंदी है, तब तक हमें अध्यापक छोड़ते नहीं थे जब तक वो उसके दिमाग में नहीं बैठी बात। ऐसे भी हमारे अध्यापक रहे हैं, बैंत के साथ हमें मारते थे, सीधे करते थे अच्छी तरह से हमको। जब तक कहते हैं ना कि जब तक सोने को टेस्ट करने के लिए कसौटी नहीं बनी, बच्चा ऐसा बनना चाहिए शिक्षा के क्षेत्र में। तो हम भले ही नंगे पांव जाते थे, लेकिन अध्यापक हमारे बहुत काबिल थे उस समय के, वो हमें बहुत अच्छी तरह से पढ़ाते थे। और जो हमने बात करी अभी 2 पैसे फीस थी, हम दोनों भाई स्कूल में पढ़ते थे, घर में हमें 5 पैसे मिलते थे घर से, और 2-2 पैसे हम उसको फीस देते थे। 1 पैसा वापिस मिलता था, वो भी तांबे का था, वो तो तांबे का पैसा वापिस मिलता था। हमारी ऐसी थी, बहुत बड़ा उत्सव मनाते थे हम, वो महीने में एक बार दुकान में जाते थे, गुड़ और चने 1 पैसे के हमें लेते थे, और हम आगे स्कूल का जो पल्ला होता ना, गोल पल्ला कमीज का, उसको आगे करते थे। दुकानदार हमें मुट्ठी में दे करके इस तरह से गुड़ और चने ऐसे डालते थे कि जाओ भी खाओ बच्चों। 1 पैसा कभी हमने गुड़ और चने लिए, हमारे लिए बहुत बड़ा मिठास का और उसका उत्सव था वो। महीने में एक बार पैसे मिलते, पॉकेट मनी होती नहीं थी। मेरे बाप पिताजी पीडब्ल्यूडी में थे, 5 रुपए दिहाड़ी कमाते थे, पीडब्ल्यूडी से 5 रुपए से अपना परिवार चलाते थे, रोटी का, कपड़ा, ताला सब कुछ उसमें गुजारा करते थे। उस समय में भले ही अनपढ़ थे, लेकिन उन्होंने हमारे को स्कूल से वंचित नहीं किया, शिक्षा के लिए हमें स्कूल डाला। सर मैं पूरी एक भूमिका आपने पूरा अपना वो बता दिया कि आपकी इस तरह उस वक्त, वैसे सर उस वक्त एक संघर्ष था, वैसे उस वक्त तो फिर 60-70 के आसपास एक संघर्ष था जी। जो निम्न वर्ग था उसको एजुकेशन नहीं मिलती थी जी। और जो विशेषी कुछ ऐसे वर्ग थे जिनको अच्छी एजुकेशन मिलती थी क्योंकि उनके पास अच्छा बैकग्राउंड था, अच्छी प्रॉपर्टी थी। पर जो निम्न जो वर्ग के लोग हैं वो किस संघर्ष से आगे आए हैं, मुझे दर्शकों में आज एक बहुत बड़ी चीज मेरे दिमाग को स्ट्राइक कर रही है कि किस तरह से क्या दौर रहा होगा 60-70 के आसपास, जिन लोगों के पास पूरे साधन नहीं होते थे। एजुकेशन तो हर आदमी लेना चाहता था, आगे बढ़ना चाहता था। तो मैं सर आपसे अब एक क्वेश्चन और रिलेट करना चाहता हूँ। सर आप कांग्रेस पार्टी के बहुत बड़े कार्यकर्ता हैं जी। और मैंने आपका पूरा रिसर्च किया है, पूरी तरह से मैंने आपके उसको देखा कि आप एक कांग्रेस पार्टी से ये चाहते हैं कि ये आप एक बड़ा चुनाव लड़े, आपको एक कांग्रेस पार्टी एक आप बड़ी लड़ाई लड़ना चाहते हैं अपने क्षेत्र के लिए, अपने देश के लिए, अपने इलाके के लिए। तो आप ये चाहते हैं कि आपको मेरे ख्याल से आपने लोकसभा के लिए अप्लाई किया है। जी। लोकसभा लोकसभा रिजर्व हमारी शिमला रिजर्व है, तो आपने अप्लाई किया है। तो मुझे लग रहा है कि आपका जो अप्लाई करने का जो क्राइटेरिया है, अप्लाई करने का जो एक जिसके बारे में सोच होगी, क्या सोच होगी, क्यों सोचा आपने इस उम्र में कि मुझे कुछ करना चाहिए, देश के लिए करना चाहिए, मुझे फाइट करना चाहिए, मैं कुछ कर सकता हूँ क्योंकि मुझे सोसाइटी ने बहुत कुछ दिया है, मुझे पार्टी ने बहुत कुछ दिया है, तो मैं भी अपने आप को कंट्रीब्यूट करूँ पार्टी के लिए। तो मैं सर आपसे अब मैं डायरेक्ट 2-4 सवाल सर मैं इसी बात से पूछने वाला हूँ। सर आप मुझे इसका पूरा जवाब दो। बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। ठीक। मुझे इस जो कांग्रेस की जो प्रेरणा मिली है, मुझे अपने ताऊ स्वर्गीय श्री बसियाराम जी से मिली है। यस। जिन्होंने ठेब से 1964-65 में चुनाव लड़ा था कांग्रेस की टिकट से। हम छोटे छोटे होते थे, स्कूल पढ़ते थे। जो मुझे प्रेरणा मिली है उनसे, वो कांग्रेस के बहुत बड़े कार्यकर्ता थे, नेता भी थे, और डॉक्टर परमार की उस टाइम रिजीम होती थी। अच्छा। उनकी सल्तनत में हम भी कई बार उनके साथ डॉक्टर परमार के रेजिडेंस पर भी गए हुए थे, छोटे छोटे साथ ले जाते थे हमारे को। तो डॉक्टर परमार का जो विजन था पार्टी के प्रति, प्रदेश के प्रति, लोगों के प्रति, वो बहुत बड़ा विजन था, बहुत वास्ट विजन था। तो हम ये देख करके मुझे जो उन्होंने काम किया, सबसे बड़ा काम कांग्रेस ने हिमाचल के लिए परमार साहब का जो विजन था, हिमाचल को निर्माण करना, दूसरा ऊपर से जो स्टेटहुड लेनी, बहुत बड़ी उपलब्धि है कांग्रेस की है हिमाचल प्रदेश के लिए। मैं उससे परिवार से आता हूं, जो परिवार हमारा बुजुर्गों का कांग्रेस के साथ जुड़ा है, आजादी की लड़ाई लड़ी है,
कंधे उठा उठा करके खून उतरता था उनके कंधों से बेच बगार में। बिल्कुल सही है। ठीक है जी, उन्होंने जो आहुतियां दी है, अपने बलिदान किए कांग्रेस के प्रति, देश के प्रति, आजादी की लड़ाई में, उसको मैं भूल नहीं सकता। और यही मेरे अंदर आज भी भावना है। मैं कांग्रेस का सिपाही हूं, कांग्रेस के साथ रहूंगा, कांग्रेस के लिए ही लड़ूंगा। और कांग्रेस 1885 में पैदा हुई है, जो उसके उद्देश्य और लक्ष्य थे आज मेरे दिल में है, वो मैं उसको साकार करना चाहता हूं। सबसे बड़ी बात ये, जो कांग्रेस का जो लक्ष्य और उद्देश्य 1885 में था, उस लक्ष्य को मैं आज में साकार करना चाहता हूं, सचमुच में उस जनता के लिए जिसके लिए मैं खड़ा होना चाह रहा हूं। सर मुझे लगता है आपके हौसले बहुत ज्यादा बुलंद हैं, और पार्टी तो जो करेगी ये मैं नहीं जानता हूँ, आप भी नहीं जानते हैं ये सारी चीजें। जी। पर जिस जोश से आप बोल रहे हैं, जो आपकी मैं इसमें थोड़ा सा मैं आपसे और जोड़ूंगा, क्योंकि मुझे अच्छा लग रहा है कि आपका जो जोश है, कि आपका भले ही सर जो कुछ भी है सर, आपकी जो प्लानिंग है सर शिमला कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए, आप शिमला के लिए कुछ करना चाहते हैं पूरे, क्योंकि इसमें शिमला है, सोलन है, कितने जिले सर इसमें? 3 जिले हैं। तो शिमला, सिरमौर, सोलन है, 3 जिलों का प्रतिनिधित्व आप करना चाहते हैं। तो आपने एक स्टडी किया होगा सर, बड़ा स्टडी किया होगा कि इसकी किस तरह की समस्या सर हमारी ये क्या है सर, और क्योंकि पास्ट को हम नहीं जाना चाहते सर, हमने तो फ्यूचर के लिए जीना है। बिल्कुल, बहुत अच्छी। अच्छा, पास्ट में जो कुछ भी हो रहा है, अब फ्यूचर में क्या क्या स्टडी किया सर कि आज ये सही प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए शिमला कंस्टिट्यूंसी? बिल्कुल सर बताओ आप। देखिए, जो हमारा जो तीनों जिला है, इसमें सबसे अधिक जो जनसंख्या वो ग्रामीण है। बिल्कुल सही। हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे बड़ी जो जनसंख्या वो किसानों की है। किसान कैसे जूझ रहा है आज अपनी खेती के साथ, अपने बागवानी के साथ, अपने उत्पादन के साथ, बहुत बड़ी समस्याएं उत्पन्न हो रही है। सेब पैदा कर रहे हैं, उसके लिए प्लेटफॉर्म प्रॉपर नहीं है। अगर अनाज पैदा कर रहे हैं, कोई दूसरी फसलें पैदा कर रही है, उसके लिए भी आगे कोई ढंग का हमारे पास मार्केटिंग नहीं है। जो खून पसीने से किसान कमा रहा है, उसका वो वास्तविक मूल्य उसे मिल ही नहीं रहा है। सही बात है। उसमें तो बड़े बड़े ठेकेदार और आगे वो बैठे, उनको कोई आवाज ही नहीं उठा रहा है। आर्थी बैठे, ठेकेदार बैठे, बिचौलिए बैठे, किसानों के खून और पसीने का तो किसी को फिक्र ही नहीं है कि क्या करना चाहिए। उनके उत्पादन को, उनके उत्पाद को किस तरह से लोगों तक पहुंचाया जाए, उसका भरपूर लाभ कैसे मिले, ये मेरा सबसे, मैं इस बात को मैं पार्लियामेंट में भी उठाऊंगा। भले कानून भी लाना पड़े, जैसे एमएसपी है या कोई और औजार है, कोई नई चीजें, टेक्नोलॉजी है, हम उनके लिए लाने का प्रयास करेंगे पूरा। मैं इसके लिए लड़ूंगा। किसान, ये जो बाहर से जो सेब हमारा मार्केट में जा रहा है, बाहर से जो विदेश से सेब आ रहा है, आयात कर रहे हैं, हमारे सेब को तो कोई पूछ नहीं रहा है। जो आयातित कर रहे हैं सेब को, बड़ा आ रहा है, कोई जापान से आ रहा है, कोई चीन से आ रहा है, अमेरिका से आ रहा है, बड़ा ऐसा गोल्ड सेब दिखाते, तो हमारा सेब तो कहीं उसमें लागत में आगे आ ही नहीं रहा है। तो हमारा जो उत्पादन है वो तो मर रहा है ऐसे ही। थोड़ा सा सर मैं आपको रोकना चाहता हूँ जी। दर्शकों, आज जब मैं ये सोचा कि मुझे मिस्टर बुधिराम जस्टा जी से बात करनी है, तो मैंने सोचा कि पॉलिटिशियंस जो है अपने उनके टारगेटेड मुद्दे होते हैं उसी पे बात करते हैं। पर जस्टा जी से बात करके मुझे ऐसे लग रहा है कि मुझे लगता है कि मैं इनके लिए तो जरूर कामना करूंगा कि जरूर ये लोकसभा का इलेक्शन लड़े, पर जो इनका जोश है, जो इनकी नॉलेज है, मुझे लगता है कि वो हमारे पूरे बहुत काम आने वाले दिनों में उसका बहुत ज्यादा फायदा हो सकता है। मैं सर, जैसा आपने किसानों की बात की सर, किसान की एक बहुत बड़ी बात की आपने, जो किसान जो है, अभी पीछे एक बहुत बड़ी घटना हुई सर, आपने देखा होगा, पराला मंडी है हमारी इधर। हाँ जी। तो पराला मंडी में क्या है कि सेब एकदम पहले बड़े हाई इसमें बिकना शुरू हो गया, बाद में एकदम डाउन हो गया। तो उस वक्त क्या है कि जो व्यापारी ज्यादा लेते सेब को, जब डाउन हो जाती है मार्केट, तो उसमें इंटरवेन किया हमारे जितने भी प्रतिनिधि थे, उन्हें काफी उसमें अपने हस्तक्षेप किया। फिर भी बात तो नहीं बनी। उस वक्त मंत्री भी आए थे और हमारे साथ भी आए थे। हाँ जी, यही आप बात कर रहे हैं सर, यही एक बात आपकी है कि मार्केटिंग बहुत बड़ी बात है। हम प्रोडक्ट को तो किसान पैदा करता है, अगर उसको सही मूल्य नहीं मिलता है उसकी इसका, क्योंकि
किसी भी चीज को पैदा करने के लिए सर बहुत ज्यादा कॉस्ट, बहुत ज्यादा आती है, लेबर बहुत ज्यादा आती है, किसान हमारा वही पीसता जा रहा है। तो हम चाहते हैं कि आप इस पर, अभी तो आप जो कुछ भी बोलेंगे हमारे प्रोग्राम पर आने वाले दिनों में हम आपसे यही उम्मीद रखते हैं कि हमारा आप सही तरह से प्रतिनिधित्व जरूर करेंगे। थोड़ा सा किसान मार्केटिंग और किसान के बारे में सर बोलिए। हाँ, थोड़ा सा आप सर। बहुत उम्दा प्रश्न उठाया आपने इस बात का, किसानों का, मार्केटिंग का। मार्केटिंग में आदमी घर से चलता है, अपना सामान ले, उत्पाद लेके मार्केट तक पहुंचता है। मार्केट में कौन लोग बैठे हैं जिनके पास हम अपने खून पसीने की कमाई सौंप रहे हैं? क्या जो आगे आरती बैठे हैं, क्या उनको उस खून और पसीने की वैल्यू का पता है? वो खून और पसीना जो है उस किसान का, उस सेब के दाने में चिपका हुआ है। सही बात है सर। ठीक है, क्या उस खून और पसीने की जो कमाई है आरती को क्या पता है? आरती तो आज आरती है, वो तो अरबपति है, उसको ना खून का पता ना पसीने का पता है। तो इसलिए आगे लदानी बैठे हैं, आगे से आगे जो चले हुए हैं इसमें, आगे मार्केट तक बाहर भी जाता है दूसरे राज्यों में हमारा सेब हिमाचल प्रदेश का, वो तो बहुत मोनोपोली है। किसान को तो बेचारे को उसका उत्पादन का 10वां भाग भी नहीं मिल पा रहा है। इस तरह से हम इसको चाहते हैं, ये जो मार्केटिंग है, आरती है, लदानी है, ट्रांसपोर्टर है, इनका ठीक सामंजस्य किस तरह से बैठाया जाए और किस तरह से कानून ऐसा लाया जाए कि ये कोई भी आदमी अपने टस से मस न हिले और किसानों को भी लाभ अपना पूरा मिले सर, और उनको भी लाभ मिले, आरती को भी लाभ मिले, लदानी को भी लाभ मिले, ट्रांसपोर्टर को भी लाभ मिले, लेकिन किसान वंचित ना हो अपने खून पसीने से। सर बहुत बढ़िया, बहुत जबरदस्त चीज है सर। एक चीज मैं और आपसे इसके साथ रिलेट करता हूँ सर, आम जनता की आवाज, प्रतिनिधि कौन होता है सर? प्रतिनिधि जो होता है, हमने क्या करना है सर सोसाइटी के लिए? जो साइड वीकर सेक्शन है, जो निम्न वर्ग के लोग हैं, जो लोग कहीं, जिनको कोई डेवलप नहीं कर रहा है, जहीं वहीं पीसते जाते हैं, उन लोगों के लिए हमारे प्रतिनिधि जो है 70-75 सालों में कितनी आवाज उठा रहे हैं। पर मैं आपसे एक पर्टिकुलर यही सवाल पूछना चाहता हूं कि आपके दिलो दिमाग में उनके लिए क्या है? मुझे लगता है जरूर आपके पास कोई प्लान होंगे। जो आम जनता की आवाज, जरा सर इसके बारे में बताओ कि हमारे प्रतिनिधि किस तरह से आम जनता के लिए पॉलिसी में अपना रोल अदा करते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न। देखिए, समाज में कमजोर वर्ग, हर वर्ग में कमजोर है, चाहे वो राजपूत है, चाहे वो ब्राह्मण है, चाहे वो दलित है, हर इसमें कमजोर व्यक्ति मिलेगा। बिल्कुल सही है। हमने समानता, जो बाबा साहब ने संविधान में समानता दी है, उसको समानता के प्लेटफॉर्म पर हम किस तरह से लाए? उनको सबको समानता इसी का नाम दिया है। और समानता जो दी गई है हमें, ये बाबा साहब ने, अंबेडकर जी ने संविधान में एक फंडामेंटल राइट दिया है। लेकिन इस फंडामेंटल राइट को हम पूरे भारत के अंदर किस फोकस में देख रहे हैं? बहुत गहनता का विषय है ये। अभी तक समानता, 75 साल की आजादी वाला देश हो गया हमारा, ये समानता अभी तक कहां है? ना हमारे पास आर्थिक समानता है, ना हमारे पास राजनीतिक समानता है, ना हमारे पास सामाजिक समानता है, ना हमारे पास कल्चरल रिलेटेड समानता है। कहां है समानता? और किसकी? जो समानता का ड्यूटी किसकी है? सरकार और सुप्रीम कोर्ट, उन्होंने लागू करना है। तो मेरा ये मकसद है कि सरकार में जाकर के जनता का प्रतिनिधित्व, आपने प्रतिनिधित्व की बात करी, प्रतिनिधित्व सबसे कठिन काम है। प्रतिनिधित्व कौन करता है? अब मैं जनता मुझे वोट देगी, मैं उस जनता, उस वोट का जो बेचारा वो मेरे लिए बटन दबा रहा है या मुझे स्टैंप लगाएगा, उस व्यक्ति के साथ मैं धोखा करूंगा? उसके अधिकार के लिए, उसके प्रतिनिधित्व के लिए मेरा प्रतिनिधित्व नहीं होगा, उस व्यक्ति का होगा जो सबसे पीछे पायदान पर खड़ा है और वो आगे पार्लियामेंट में पहुंचेगा। उसकी आवाज और उसकी भागीदारी समाज में कैसे लाई जाए? वो तो सबसे पीछे पायदान पर खड़ा है, गरीब आदमी। और ऊपर से समाज में हमारे बहुत बड़ी कुरीतियां भी हैं। जैसे आप ये ले लो, मैं इसका भी बहुत बड़ा विरोधी हूं, छुआछूत है। ठीक है, छुआछूत भी समाज में एक बहुत बड़ा घिनौनी समस्या है हमारे लिए। अब हम लोग दूसरे वर्गों के साथ भी भाईचारा
संविधान में भाईचारा, फ्रेटर्निटी लिखा है, बिल्कुल सही है सर। भाई भ्रातृत्व लिखा है। हमारे को बांटने का काम नहीं किया है किसी ने भी। हमारे को भातृ भाव में भी चलना पड़ेगा। सबसे बड़ा जो हमारे पास मापदंड है वो भाईचारा है। समाज में भाईचारे को ले जाएंगे ऊपर, ये जो कृतियां हैं और शिक्षा के क्षेत्र में लोगों को आगे ला करके इन चीजों को हम विलुप्त कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात है सर। सर मैं आपसे अब थोड़ा सा एक सवाल अलग से पूछूंगा सर। जी आप देश की बड़ी पार्लियामेंट में जाने का सोच रहे हैं, जी, और जब आदमी बड़ी चीजों के बारे में कुछ बड़ा सोचता है तो मुझे लगता है कि देश में जो कांग्रेस की स्थिति है सर, अब वो स्थिति तो नहीं रही जो, अब मैं डायरेक्ट सवाल आपसे पूछ रहा हूँ, पर्टिकुलर क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि वो स्थिति तो नहीं है सर जो 10 या 20 साल पहले कांग्रेस की स्थिति रहती थी। और जो कांग्रेस कमजोर हुई है, किन कारणों से कमजोर हुई वो तो आपका पार्टी का मामला है, उसमें कोई वो दखल देने की कोई जरूरत नहीं। तो मुझे लगता है सर अगर सरकार बनती है, आप प्रतिनिधि के तौर पर पहुंच जाते हैं लोकसभा में, या आप सरकार नहीं बनती है, तो उस वक्त का आपका कैसा रोल होगा सर? थोड़ा डिटेल बताओ सर। क्या आपकी कांग्रेस की सरकार इस वक्त बनेगी? बिल्कुल बनेगी। अच्छा, निश्चित तौर पर बनेगी। मेरा अपना ब्रह्म वाक्य कह रहा है कि जनता का प्रतिनिधित्व सही दो, कैंडिडेट सही जाए, अपनी आवाज उठाए, जनता की सेवा करे, जो हमारा लक्ष्य है, कांग्रेस का लक्ष्य और उद्देश्य है। बिल्कुल मैं दावे से कहता हूं, ठनका करके कहता हूं कि कांग्रेस की सरकार बनेगी। क्यों? मोदी जी ने 2014 में आते ही ये कहा कि स्वतंत्रता तो देश को 2014 में मिली है। 1885 में कांग्रेस बनी है, 1947 तक वो लोग लड़ते रहे, गोलियां छाती में बीनते रहे अपनी, और स्वतंत्रता मिलती है 2014 में। क्यों? देश को धर्म के अखाड़े में ऐसे खड़ा कर दिया है, बांध दिया है। आज लोगों को धर्म के तीक्ष्ण विचारधारा के लोगों को आपस में बांध दिया, खजल कर रख दिया हुआ है। आज की डेट में हम उस चीज को बर्दाश्त करने वाले नहीं है। और ये देश, लोग कह रहे हैं आज, जो मैं गांव में भी जाता हूं, लोगों से पूछता हूं, हाथ जोड़ता हूं, विनती करता हूं कि भैया आपका क्या नजरिया है। लोग क्या कह रहे हैं कि ये तो मोदी का कहीं लगता है हमें कि ये तो आखिरी चुनाव है, देश में तो लोकतंत्र खत्म होने वाला है, ये आखिरी चुनाव है, कहीं तानाशाही वाला देश न बन जाए। ये लोगों की धारणा है गांव में। इस टाइम लोग इस टाइम बड़े वो है कि कब आए मौका, हमें बटन दबाने और मोर लगाने का मौका कब मिले हमें। इस देश के अंदर संविधान खतरे में, देश खतरे में, अल्पसंख्यक खतरे में, दलित खतरे में, गरीब खतरे में, मजदूर खतरे में। जाए तो जाए किधर जाए? इधर से महंगाई ने तोड़ रखी है कमर, बेरोजगार बेचारे पढ़े लिखे पीएचडी लोग सड़कों पर नारे लगा रहे हैं। जाए तो जाए किधर जाए जनाब? हमारे को बताओ आप कि हम इस देश के वासी है, हम जाए कहां? सर मुझे लगता है कि जो आपके अंदर जज्बा है, जरूर आपकी पार्टी आपके साथ होगी और आपके जज्बे की भी कदर करेगी। सर मैं एक छोटा सा अब लास्ट में समअप करूंगा, एक दो सवाल ही आपसे, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा सर। ये जो आपके जो इस देश में मोदी मय हो गया देश, लोग सोचते हैं कि मोदी लहर है, लोग बोलते हैं कि मोदी के बड़े बड़े फैसले होते हैं, ये बीजेपी कहती है कि कांग्रेस तो कुछ किया ही नहीं आज तक, जो कुछ भी किया 14 के बाद मोदी नहीं किया, ये तो आपने पहले भी कह दिया है। 370 हो गया सर, राम मंदिर हो गया सर, कोई बड़ा 3 तलाक हो गया सर, और किसानों की जो पॉलिसी है वो भी मोदी बनाता है, पर किसान जो अभी भी सड़कों पर खड़े हैं, अपनी लाठियां खा रहे हैं, और बाकी कुछ ऐसे किसान हैं जो कि साइलेंट ही, जिनका कुछ हो ही नहीं रहा है, वो आगे भी नहीं आ सकते हैं। तो ये क्या है सर, आप इसको किस तरह से डिफेंड करोगे? अगर मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी कैसे डिफेंड करती है इन चीजों को, किस तरह का, एक थोड़ा सा बताओ, पर ये थोड़ा इंटरनल भी हो सकता है सर आपके, पर एक ब्रॉड इसका जो मोदी का जो नजरिया है, हाँ जी, वो है धार्मिक, मैंने पहले बोल दिया। अच्छा, ठीक है जी। अभी आपने बात करी 370 की, हाँ जी, ठीक है, जम्मू कश्मीर में, ठीक है सर, 370 लाए। 370 क्या है? क्या संविधान की धर्मनिरपेक्षता का उल्लंघन नहीं है? जो हमारी धर्मनिरपेक्षता है देश की, उसका उल्लंघन नहीं है। हर आदमी को, हर समाज को, हर धर्म को अपनी अपनी स्वायत्तता है, किधर जाने की, किधर नहीं जाने की, धर्म के अंदर क्या करना क्या नहीं करना है। ये तो जब भी चुनाव नजदीक आते हैं
कोई ना कोई मोदी जी शोषा खड़ा कर देते हैं। अभी राम मंदिर का कर दिया, क्यों कर दिया? जबकि उनको शंकराचार्य जी इनकार कर रहे हैं आने के लिए। हाँ। ठीक है कि हम नहीं भैया, अभी नहीं है, छत लगी नहीं है। और राम हम सबके है। किसके लिए राम? राम सबके है। हम तो राम सुबह उठ के राम बोलते लोग हैं, राम श्री राम उठ करके सुबह बोलते राम राम भजते हैं। तो क्या ये धार्मिक राजनीतिक मुद्दा बनाना इलेक्शन के नजदीक? नहीं, गलत बात है। वो राम जहां भी है सुनेगा, अगर वो है प्रभु है, लेकिन ऐसा मतलब नहीं है कि वो राजनीति के लिए है या धर्म के लिए है। नहीं, वो खुद देखेगा, खुद इसका निर्णय भी रामचंद्र जी खुद लेंगे निर्णय की मोदी सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं। राम सबका है, सबका है। राम मंदिर में कौन? मुस्लिम भी जाते हैं, दूसरे वर्गों के भी जाते हैं, लोग सब जाते हैं, माथा टेकते हैं, सब उसका आशीर्वाद लेते हैं। तो ये तो गलत बात है। धर्म के नाम पर तो देश को बेचना और वो करना बहुत गलत बात है। सर बिल्कुल सही बात है सर आपकी। मुझे लगता है सर जो मैं आपसे सारी ये बातचीत की है सर, आप एक लास्ट में, अब मैं सम अप करने जा रहा हूँ सर सारे प्रोग्राम को। अगर आपका कोई ऐसा विजन हो जो आप चाह रहे हैं कि हमारे दर्शकों के लिए संदेश हो, या आप अपना संदेश देना चाहते हैं कि ये विजन है और मैं अपनी कॉन्स्टिट्यूशन के लिए ये जरूर करने जा रहा हूँ, एक क्या परफेक्ट विजन है सर आपके पास? बहुत अंतिम प्रश्न है आपका। हाँ जी, अंतिम प्रश्न ही करूंगा इसका मैं जवाब दूंगा। जनता को विनम्र जवाब है मेरा कि मुझ जैसे व्यक्ति को जनता मौका देती है पार्लियामेंट पहुंचने का। जो जनता के जो जनप्रतिनिधित्व जो मैं प्रतिनिधित्व है करने जाऊंगा और उनकी भागीदारी सुनिश्चित करनी है, वो कैसे होगी? जब तक हमारा संविधान जीवित नहीं रहेगा, हम उसके बगैर कुछ नहीं कर सकते। सबसे बड़ी चीज भारत का संविधान, उनके लिए उस पर परिप्रेक्ष्य में खड़े उतरना और उनकी सुनिश्चित करना, उनकी भागीदारी, उनको जीवन के लिए एक सुकून मिले जैसा गांव में होता है, शांति होती है गांव के अंदर। हर चीज से, धन से भी, मन से भी, तन से भी शांति होनी चाहिए देश के अंदर। उसके लिए हम लड़ेंगे, आगे तक जाएंगे, पार्लियामेंट तक जाएंगे, आवाज उठाएंगे। जो समस्याएं हैं उनको पार्लियामेंट में कानून बनाए कि भी हम पूरी क्वाइट करेंगे वहां पर सरकार के साथ। सरकार निश्चित तौर पर कांग्रेस की बन रही है, बनेगी। जो हालत देश में भाजपा ने कर रखे हैं उसको देख करके पूरी जनता देख रही है, गांव तक नीचे की। कब मौका तलाश रहे कि कब वो मौका आता है हमें वोट डालने का। बिल्कुल सही है सर आपकी बात। दर्शकों, अब मैं इस पूरे इंटरव्यू को, पूरे इंटरेक्शन को सम अप करना चाहता हूं। दर्शकों, जो चीज जस्टा जी ने आज पूरी डिटेल में हमें बताई है, हमें भी कुछ चीजों के बारे में नॉलेज नहीं थी कि इस क्षेत्र में क्या होता है, किस तरह की पूरे क्षेत्र का सिनेरियो है। जस्टा जी, आप हमारे शो पर आए चैट विद देव में, और जस्टा जी, मैं ये जरूर दुआ करूंगा, मैं ये आपकी पूरी वो उसके लिए जरूर एक बार फिर से दुआ करूंगा कि आप जरूर हमारे पार्लियामेंट में पहुंचे। मुझे लगता है कि सही प्रतिनिधित्व अगर देश में आ जाए, सही लोगों को अगर लोग पॉलिसी मेकर, जहां पॉलिसियां बनती है लोगों के लिए, जहां लोगों के लिए बड़े बड़े देश के डिसीजन होते हैं, अगर वहां सही आदमी पहुंच जाए तो शायद इस देश को अब बदलने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। धन्यवाद जस्टा जी, आप हमारे शो पर आए, आपका एक बार फिर से धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।